स्टूडेंट्स जी, हमारा टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, लेकिन थोड़ा सा उस पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। स्टेप वाइज हम चलेंगे ताकि आपको पता चले कि हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बात शुरू की थी कि हमने रिटर्न बनाना सीखना है। रिटर्न कैसे बनाते हैं कि रिटर्न में मैंने आपको कहा था कि हमारे 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिटर्न के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। पहले पार्ट को मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, वो हमने पढ़ दिया। ठीक है, उसमें हमने पर्सनल स्टेटस, अब रिटर्न पे हम उसको किस तरह फॉर्मेट हमारी क्या होगी, प्रेजेंटेशन क्या होगी। सबसे पहले हमने फाइंड किया पर्सनल स्टेटस। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नाम के साथ अगर मिस्टर लगा हो, ठीक है, एओपी पे अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल की फाइंड करेंगे, एओपी की हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर नाम के साथ क्या मिस्टर या मिस का वर्ड यूज हो रहा हो, तो इसका मतलब ये कि ये इससे पता चलता है कि मिस्टर या इसकी जगह मिस का वर्ड यूज हो रहा हो, तो इससे पता चलता है कि ये इंडिविजुअल है। सेकंड हमने फाइंड करना है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो इधर नीचे हम लिखते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट रिटर्न में। इंडिविजुअल मैंने आपको कहा था जब भी पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल हो तो सैलरीड या नॉन सैलरीड, तो इधर हम लिखेंगे कि सैलरीड हो तो सैलरीड लिख लेंगे, और अगर नॉन सैलरीड हो तो नॉन सैलरीड लिख लेंगे। और इसी तरह लास्ट में हमने किया था टैक्स ईयर। ठीक हो गया, ये हमारा रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल का पार्ट जो था कंप्लीट हो गया था। लास्ट लेक्चर में पास पेपर का एक क्वेश्चन में भी मैंने ये फॉर्मेट बनाया था। अब जब भी आप रिटर्न बनाएंगे तो आपने स्टार्ट में ये फॉर्मेट इस तरह से बनानी है कि आपने पर्सनल स्टेटस, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इधर एक आएगा सैलरीड और नॉन सैलरीड और टैक्स ईयर। ठीक है, टैक्स ईयर जो करंट हमारा है ये है टैक्स ईयर 2020। ठीक है, अच्छा, रेजिडेंट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा, अगर फिजिकल स्टे का नहीं बताया कि पाकिस्तान में कब आया कब गया, तो हमेशा हम रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये तो बातें आएंगी। अब सेकंड पार्ट जो रिटर्न का था वो मैंने आपको कहा था कि उसमें हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या सीखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो आज से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। मतलब इस लाइन के नीचे हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है, इधर से कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेकिन फर्स्ट लेक्चर में कुछ मैंने इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाई थी इसलिए, वरना ये हम इधर ही लिखते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब हम टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम पे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। टैक्स में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर आपकी इनकम साल की, एक तो रिटर्न हम एनुअली फाइल करते हैं नॉर्मली, ठीक है, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, 10 अरब है, आपने अपनी इनकम की क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आप 100 किस्म के काम करते हैं, ठीक है, आप जॉब भी करते हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आपका घर भी है, रेंट पे भी दिया हुआ है, आप शेयर्स का बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, आप जो है फॉर एग्जांपल रिसर्च भी करते हैं, आप विजिटिंग पे लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं, टीचर भी है, तो आप बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल पूरे साल की करोड़ इनकम हो, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, तो आपने उसको क्लासिफाई करना है विद इन 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक हो गया, मतलब आसान अल्फाज में, अगर कोई पाकिस्तान में कितनी भी इनकम अर्न कर ले तो वो इनकम उसको विद इन 5 हेड्स ऑफ इनकम क्लासिफाई करनी पड़ेगी, इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कौन सी इनकम, हमारा इनकम टैक्स है क्या?
इनकम टैक्स में हम यही सीखेंगे, मेजॉरिटी पोर्शन हमारा यही है कि कौन सा इनकम हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, ये कौन सा हेड ऑफ इनकम होगा। ठीक है, तो उसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसमें पहला हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक हो गया। सेकंड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक हो गया। थर्ड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फोर्थ हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। और फिफ्थ एंड लास्ट हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज से हम ये सीखेंगे कि अगर हम कोई इनकम अर्न करें तो हमें कैसे पता चलेगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें गाइड करता है कि अगर आपकी इनकम इस तरह से हो तो इन 5 हेड्स में या तो इधर टैक्सेबल होगी या इसमें टैक्सेबल होगी या इसमें या इसमें या इसमें। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। इन क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम इन करेक्ट हेड ऑफ इनकम। अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी है और आप उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में या इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इन चारों में किसी में भी मेंशन करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है 100 रुपए और आप उसको क्लासिफाई करें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, तो इन सब को टोटल करके ये हो गया। ठीक है, इन सब को हम टोटल करके इधर जो हमारे पास अमाउंट आती है उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। अभी के लिए इसको टैक्सेबल इनकम, वैसे इसको टैक्सेबल इनकम नहीं कहते, टैक्सेबल इनकम कुछ और होती है, लेकिन अब भी हमारे लिए ये टैक्सेबल इनकम है। इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे, आगे फ्यूचर में जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो हमें पता चल जाएगा। कोई तरह इसको टैक्सेबल इनकम ही कहते हैं, लेकिन कुछ चीजें इधर और जो है लेस होती है, अभी हम वो आगे पढ़ेंगे तो फिर जब जाएंगे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि 100 रुपए इनकम है मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी। फॉर एग्जांपल मैंने इधर मेंशन नहीं की और वो मैंने मेंशन की इधर। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 100। चलो अगर मैं इधर मेंशन ना करता, इधर करता, तो फिर कितनी आती? 100। टैक्सेबल इनकम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये 100% गलत है और ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर। हम यही चीज सीखेंगे कि करेक्ट हेड ऑफ इनकम में हम करेक्ट इनकम क्लासिफाई करें। ठीक हो गया, तो इसके लिए हमें 1 बाई 1 हेड ऑफ इनकम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारा 80-90% कोर्स यही है, हेड्स ऑफ इनकम टैक्स का, जो 65 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी में कब कैसे इनकम जाएगी हम लिखेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी है। ठीक है, कब इनकम फ्रॉम बिजनेस, 1 बाई 1। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है इनकम फ्रॉम सैलरी। आज हम सीखेंगे, अच्छा, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, थर्ड स्टेप में हम जो टैक्सेबल इनकम होती है उस पे हम टैक्स लायबिलिटी। तो आज से हम ये दोनों काम इकट्ठे शुरू करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी भी कैलकुलेट करेंगे और टैक्स लायबिलिटी भी। चैप्टर नंबर 1 के नोट्स के साथ मैंने टैक्स रेट्स आपको सेंड किए थे, आपको मिले होंगे, तो उन रेट्स को जो है देख लें। ठीक है, और उस रेट्स में हम सीखेंगे कि किस तरह वो रेट्स अपने पास रखें जब ये लेक्चर सुने। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। जी, इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है? ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, कब हमें कैसे पता चलेगा, कैसे और कब हमें पता चलेगा कि मैं एक इनकम अर्न कर रहा हूं? तो
वो मेरी इस हेड में फर्स्ट हेड ऑफ इनकम जो है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें टैक्सेबल होगा, मतलब मैं किसी दूसरे हेड में उसको क्लासिफाई नहीं करूंगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, इसमें हम ये सीखेंगे। ठीक है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, पहले हम वो पढ़ते हैं। बेसिक्स इनकम फ्रॉम सैलरी के बेसिक्स है, जिसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर फर्स्ट, वो है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। लॉ कहता है, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या है? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बजाते खुद एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का नाम है। किसका नाम है? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। लॉ कहता है कि जब कभी टू पार्टीज के दरमियान एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो, दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा हो? एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एक पार्टी को हम कहते हैं एम्प्लॉयर, और एक पार्टी को हम कहते हैं एम्प्लॉय। ठीक हो गया, डिफिनीशन नोट्स में गिवन है, वैसे मैं डिफाइन कर लेता हूं। एम्प्लॉयर हर उस बंदे को, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकती है, और ये जो है एओपी भी हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन कौन हो सकता है? फॉर एग्जांपल, ये कंपनी भी हो सकती है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, और ये एओपी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नेस्ले कंपनी, ये एम्प्लॉयर है, नेस्ले कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज। इंडिविजुअल एम्प्लॉयर, मैं अब्दुर्रहमान, मेरा कोई बिजनेस है, मेरे पास 5, 10, 15, 20 लोग काम कर रहे हैं, मैं एम्प्लॉयर, वो मेरे एम्प्लॉइज। एओपी पार्टनरशिप फर्म, इंशाल्लाह जब आप केएफ क्वालिफाई करेंगे तो जैसे फर्गूसन हो गया, जैसे केपीएमजी हो गया, वो एम्प्लॉयर। अब एओपी है, वो एम्प्लॉयर। जितने ट्रेनीज या जितने ऑडिट मैनेजर, जितने लोग काम कर रहे हैं उसके अंडर सैलरी पे, वो क्या है? एम्प्लॉइज। ठीक है, तो सैलरी का नाम तो हमने बड़ा सुना है, लेकिन आज इंशाल्लाह आपका इसके बाद आप सैलरी आपको पता चल जाएगा सैलरी होती क्या। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर हर उस बंदे को कहते हैं जो उसको कोई लोग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखें, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रही बात? जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो लोग, कुछ लोग उसको सर्विसेज प्रोवाइड करे और उसके बदले वो रिम्यूनरेशन पे करे, तो उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? जो सर्विसेज के बदले रिम्यूनरेशन रिसीव करे, उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट सैलरी का यह है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। चलो, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप तो आपने सीख लिया कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एक पार्टी जो है वो क्या है? एम्प्लॉयर कहलाती है, और सेकंड पार्टी को हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉय कहते हैं। ठीक हो गया। अब एम्प्लॉय की हमने फाइंड करनी है टैक्सेबल या इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल सैलरी इनकम ये भी कहते हैं, या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी। हमने किसकी फाइंड करनी है? एम्प्लॉय की। जी, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं जिससे आपकी जिंदगी आसान होगी, लिख लीजिएगा अपने पास किसी भी जगह नोट्स के ऊपर, ठीक है, या नोटबुक है आपकी उसके ऊपर ये लिख लीजिएगा। मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, एनी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, एनी काइंड ऑफ, किसी भी किस्म का, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज shall be taxable या shall be considered income from salary of the employees। ठीक हो गया। अब उर्दू में, किसी भी किस्म का फायदा, बेनिफिट, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, shall be taxable under the head income from salary, तो वो एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी कंसिडर होगी। आसान होगी बात के, मतलब इतना तो हम कर सकते हैं कि एक बंदा
टू पार्टीज के दरमियान एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, उसमें एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है, वो आपको बड़े आराम से बता दे, क्वेश्चन में ये बता दिया, आपको पता चल गया कि अच्छा ये एम्प्लॉय है ये एम्प्लॉयर है। अब आप ये तो कर सकते हैं ना कि एनी काइंड एम्प्लॉयर से अब एम्प्लॉय को जिस भी किस्म का फायदा, आप ये मेरी स्टेटमेंट याद रख ले और इसका फायदा इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट वाइज हर एक कॉन्सेप्ट में 100% आपको इसका फायदा नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, क्या चीज मैंने बता दी, बेनिफिट। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा तो ये एम्प्लॉय की क्या कंसिडर होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक हो गया, क्लियर? ये था पहला कॉन्सेप्ट जी। सेकंड कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, पहला कॉन्सेप्ट था एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, सेकंड कॉन्सेप्ट है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सैलरी से रिलेटेड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, सैलरी की बेसिक्स है, इसके समझने के बगैर आपको सैलरी की समझ नहीं आएगी। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। रिसीट बेसिस का मतलब क्या है, इनकम टैक्स एक्रूअल बेसिस और रिसीट बेसिस, मेरे ख्याल में आप सीए के स्टूडेंट से अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, बड़ी अच्छी तरह आप जानते हैं। ठीक है, तो रिसीट बेसिस के जब मतलब ये हुआ आसान अल्फाज में कि जब ये बेनिफिट एम्प्लॉय रिसीव करेगा तो तब उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर कोई बेनिफिट प्रोवाइड करे लेकिन अभी तक एम्प्लॉय ने रिसीव ना किया हो तो वो एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी कंसिडर नहीं होगी। ये रिसीट बेसिस बहुत जरूरी है टैक्स ईयर के लिए, हम इसको जो है आपको समझाऊंगा। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फिर रिसीट बेसिस को डिफाइन करता है कि रिसीट्स का मतलब क्या होगा। हम कब समझेंगे कि एम्प्लॉय ने बेनिफिट्स रिसीव कर लिए। रिसीट्स को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफाइन करता है इन डिफरेंट वे। ठीक है, पहला जो डिफिनीशन वो रिसीट का बता रहा है, एक्चुअली रिसीट। फॉर एग्जांपल मैं सीपी में काम कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, ठीक है, सीपी वाले मुझे फर्स्ट को महीने के पहली तारीख को या 5 तारीख को या 10 तारीख को मुझे इन कैश सैलरी दे दे, इसको कहते हैं एक्चुअली रिसीव्ड। इसका मतलब ये होगा मैंने सैलरी रिसीव कर ली और ये अब इनकम जो सैलरी है ये मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होनी चाहिए। वो तो हम देखेंगे ऐड होगी कितनी होगी कैसे होगी, वो हमारा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी रिसीव्स। सेकंड है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। जी, सीपी वाले मुझे सैलरी पे ना करे, मैं सीपी वालों को मेरा भाई जो है या मेरी बीवी जो है या मेरे पेरेंट्स में कोई मेरी सैलरी रिसीव करे, इसको कहते हैं ऑन बिहाफ। इसका मतलब यह होगा कि ये सैलरी किसने रिसीव की, अब्दुर्रहमान ने रिसीव की। ठीक हो गया। थर्ड रिसीट की डिफिनीशन में है ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एम्प्लॉय। जी, मैं इंस्ट्रक्शंस दूं, फॉर एग्जांपल मैं सीपीयू को कहूं कि मेरा छोटा भाई है वो फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसकी इस महीने की 10,000 फीस है, आप जमा कर दें, और उन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस को फॉलो किया और उन्होंने वो पेमेंट की। इसका मतलब ये है 10,000 रुपए अब्दुर्रहमान ने क्या रिसीव किया, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक हो गया। इसी तरह आगे कहता है अंडर एनी लॉ। जी, मैंने फॉर एग्जांपल टैक्स देना था, मेरा टैक्स था 50,000 पिछले साल का। ठीक है, मैंने पे नहीं किया, मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा, वो भी इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है, डायरेक्शंस में आ जाता है, लेकिन कभी कभी जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर से रिसीव कर लेता है। तो अगर मेरा टैक्स मेरी जगह सीपी पे कर दे तो इसका मतलब यह है सीपी ने अब्दुर्रहमान को सैलरी पे कर दी।
सैलरी अब्दुर्रहमान ने पे भी कर दी उन्होंने और मैंने रिसीव भी कर ली। मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, हमने पढ़ दिया। और इसी तरह मेड अवेलेबल को भी लॉ कहता है कि ये भी रिसीट्स के डिफिनीशन में आता है। मेड अवेलेबल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल सीपी वाले जो है मुझे चेक दे दे कि अब्दुर्रहमान ये आपका चेक है, आप इसको कैश कर ले। चेक पे डेट है 5 अप्रैल 2020, मार्च की सैलरी है, 5 अप्रैल 2020 डेट है। मैंने वो चेक रख लिया अपने पास, ठीक है। अच्छा 5, हाँ ठीक है, अब आप इतना समझे। 5 अप्रैल को मैंने वो चेक रख लिया और मैंने वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया या इन कैश नहीं किया, और मैंने वो चेक ट्रांसफर कर दिया फॉर एग्जांपल 5 अप्रैल की जगह 5 मई को। तो अब डेट वाइज अगर मैं आपसे पूछूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आपको अगर डेट वाइज पूछे कि अब्दुर्रहमान ने सैलरी किस तारीख को रिसीव की, तो आप 5 अप्रैल बताओगे या 5 मई? द आंसर इज 5 अप्रैल, जिस दिन अब्दुर्रहमान को मेड अवेलेबल हो गई। ये तो मेरी अपनी गलती है कि मैंने 1 महीना अपने पास रखा और मैंने 1 महीने बाद इनके एम्प्लॉयर ने तो मुझे मेड अवेलेबल कर दी थी। तो लॉ कहता है जिस दिन मेड अवेलेबल हो जाए सैलरी, एम्प्लॉय रिसीव करे या ना करे, इसका मतलब क्या होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक रिसीव्ड, ठीक होगा। और इसी तरह अगला जो है वो है इन काइंड, के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इन काइंड पेमेंट कर दे। फॉर एग्जांपल सीपी वाले, मैं कहता हूं कि मैंने इस महीने में एसी लेना है, मेरे एम्प्लॉयर को पता चल जाए, वो मुझे कहता है अब्दुर्रहमान आपने एसी लेना है, मेरे पास नया एसी पड़ा है, मैंने परचेस किया था, मुझे जरूरत नहीं है, तो आप ये वाला एसी ले जाए। मैंने देख लिया, मैंने 50,000 का था फॉर एग्जाम्पल, और मेरी सैलरी 50,000 थी, मुझे 50,000 सैलरी मिल गई। इसको कहते हैं इन काइंड। वो इन कैश नहीं मिलती, कैश की जगह चेक जो है ये भी इन काइंड में आता है। इन कैश की जगह आपको सैलरी चेक के थ्रू मिले तो इसको भी इन काइंड कहते हैं। तो ये हमारा रिसीट्स की डिफिनीशन है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको डिफाइन करता है। क्लियर जी? अच्छा, इस रिसीट बेसिस का एक एक्सेप्शन है, ठीक है, और वो एक्सेप्शन अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इस लेक्चर के आखिर में या अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। एक केस में सैलरी एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल होती है, वो केस कौन सा है इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, इसके बाद जो बेसिक्स में है, तो लॉ कहता है जी, हमने एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में पढ़ा कि एक एम्प्लॉयर होगा, एक एम्प्लॉयर होगा और एक एम्प्लॉय होगा, ठीक होगा। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डायरेक्टली पे करेगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो इसको हम समझेंगे कि एम्प्लॉय ने सैलरी रिसीव की और पे किसने की? एम्प्लॉयर ने। लॉ कहता है कि अगर एम्प्लॉयर खुद पे नहीं करता, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय इस एम्प्लॉय को सैलरी पे करे, पेमेंट करे, बेनिफिट पहुंचाए ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर, तो क्या ये इसकी सैलरी होगी? लॉ कहता है बिल्कुल। ये समझा जाएगा कि ये पेमेंट किसने की? एम्प्लॉयर ने की। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर खुद तो एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं करता, उसके अकाउंटेंट पे करते। तो अकाउंटेंट पे करता है, तो हमने कभी एम्प्लॉयर को कहा है कि मुझे अकाउंटेंट सैलरी पे कर दे, मेरी शान साहब को मुझे तो सैलरी नहीं मिली। इसका मतलब वो अकाउंटेंट मुझे ऑन बिहाफ ऑफ सीपी पे कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पेमेंट अब्दुर्रहमान को किसने की? सीपी ने की। अगर सीपी हम एम्प्लॉयर ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे अब्दुर्रहमान, तो अब्दुर्रहमान की ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर का एसोसिएट पे कर दे। एसोसिएट की डिफिनीशन इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पता होगा सीपी के 2 ब्रांचेस है, इस्लामाबाद और पिंडी। फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं टीचिंग सिर्फ इस्लामाबाद में, उधर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं उधर का एम्प्लॉय हूँ।
जिशान साहब सीपी वाले मुझे कहा इस्लामाबाद के इस महीने की सैलरी आपको सीपी रावलपिंडी, तो सीपी इस्लामाबाद और सीपी रावलपिंडी आपस में क्या है, एसोसिएट है। तो अगर मुझे सीपी इस्लामाबाद की जगह सीपी रावलपिंडी पेमेंट कर दे, ठीक हो गया, तो इसका मतलब यह होगा कि ये पेमेंट मुझे किसने की, एम्प्लॉयर ने ही की, और ये अब्दुर्रहमान की क्या होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर मुझे पेमेंट ना करे, एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉय को पेमेंट करे, एम्प्लॉयर किसको पेमेंट करे, मेरे एम्प्लॉय को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ड्राइवर हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पेमेंट किसने की, सीपी ने की, और रिसीव किसने की, अब्दुर्रहमान ने। अगर एम्प्लॉयर अच्छा, इसी तरह अगर सीपी का एम्प्लॉय अब्दुर्रहमान के एम्प्लॉय को पेमेंट करे, तो इसका मतलब यह होगा कि ये पेमेंट सीपी ने की और रिसीव किसने की, अब्दुर्रहमान ने। इसी तरह से अगर एम्प्लॉयर का एसोसिएट एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को पेमेंट कर दे, तो इसका भी मतलब यह होगा कि पेमेंट कौन कर रहा है, सीपी कर रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है, अब्दुर्रहमान। सेम इसी तरह अगर एम्प्लॉय का एसोसिएट, जैसे मेरा एसोसिएट है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेरी स्पाउस, मेरी बेगम, ठीक है, अगर सीपी वाले पेमेंट करें मेरी बेगम को, और मेरी बेगम ऑन बिहाफ ऑफ मी रिसीव करे, इसका मतलब यह है कि पेमेंट कौन कर रहा है, सीपी कर रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है, अब्दुर्रहमान। इसी तरह अगर सीपी का एसोसिएट मेरे एसोसिएट को पेमेंट करे, सेम वही पेमेंट कौन कर रहा है, सीपी, रिसीव कौन कर रहा है, अब्दुर्रहमान। और इसी तरह अगर सीपी का एम्प्लॉयर मेरा सीपी का एम्प्लॉय मेरे एसोसिएट को पेमेंट करे, तो इसका मतलब यह है पेमेंट कौन कर रहा है, सीपी कर रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। ठीक हो गया। फिर लॉ कहता है कि दिस एम्प्लॉयर में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लॉ कहता है ये एम्प्लॉयर पास्ट भी हो सकता है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपको पास्ट एम्प्लॉयर से कोई बेनिफिट मिले फिर भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रेजेंट से मिले फिर भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, फ्यूचर से मिले फिर भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट याद रखना है, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। फॉर एग्जांपल साल पहले मैं एसबीएम में काम कर रहा था, एसबीएम वाले, मैं टीचर था वहां पे जॉब कर रहा था, एसबीएम वाले मुझे कॉल करे कि अब्दुर्रहमान आपके हमारी तरफ जो है 50,000 रुपए रहते हैं बोनस का, या कोई जो हमारे उस साल के एम्प्लॉइज थे उनके लिए हमने बोनस अनाउंस किया है और मुझे अब भी मिल जाए। महीना कौन सा चल रहा है, मार्च 2020, हमारा टैक्स ईयर कौन सा है, वो भी 20 है, मतलब 1 जुलाई 2019 हमारा टैक्स ईयर ये चल रहा है, 30 जून 2020। ठीक है, टैक्स ईयर कौन सा है, 2020। ठीक है, तो अब जो मुझे एसबीएम वाले पेमेंट करेंगे 50,000 मार्च 19 की पेमेंट है जो मुझे मिल रही है मार्च 2020, तो ये मेरे इस टैक्स ईयर में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, और मैं उसको क्या लिखूंगा, सैलरी फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर प्रेजेंट, ये मैंने अभी एग्जांपल दे दिया, जिसके में आसाद फ्यूचर में फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि 1 साल बाद आप हमें ज्वाइन करेंगे, 6 महीने बाद ज्वाइन करोगे, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पैसे लूंगा, अगर आप मुझे अभी पेमेंट कर दे तो मैं 6 महीने बाद आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा, वो मुझे 1 लाख रुपए पे कर, तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। ये भी रिसीट बेसिस, जिस मार्च में मैंने रिसीव किया मार्च 2020, तो टैक्स ईयर 2020 के इनकम फ्रॉम सैलरी में ये मेरी अमाउंट में इंक्लूड करूं। ठीक है, तो ये था रिसीट बेसिस, एम्प्लॉयर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पढ़े। ठीक है, अब मैंने अभी आपको कहा कि रिसीट बेसिस का रिसीट बेसिस हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा कि रिसीट बेसिस का एक ही एक्सेप्शन है जी, रिसीट बेसिस का एक ही एक्सेप्शन। लॉ कहता है सिर्फ और सिर्फ इन वन केस, याद रखिएगा, ओनली इन वन केस, बार बार कह रहा हूं कोई भी दूसरा केस नहीं है, ओनली इन वन केस, और वो एक्सेप्शन क्या है रिसीट बेसिस का, के सैलरी इज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होगी,
ऑन एक्रूअल बेसिस, और वो ओनली इन वन केस, वो सिंगल केस कौन सा है, वो है सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। कौन सा केस है, सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। इस टॉपिक में आपने सिर्फ ये समझना है कि एरियर्स का मतलब क्या है। एरियर्स का मतलब ये होता है सैलरी पेमेंट रिसीव्ड इन या सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, कि मार्च का महीना है, मार्च के महीने में मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूं और जिस एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करूं वो मुझे पेमेंट करे अप्रैल के महीने। कौन से महीने में, अप्रैल के महीने में। तो इसको हम कहते हैं सैलरी इन एरियर्स। ठीक हो गया, एक महीने की सैलरी मुझे अगले महीने के पहले तारीख को मिलती है या 5 तारीख को मिलती है, इसको कहते हैं सैलरी इन एरियर्स। ठीक है, तो लॉ कहता है कि अगर आपकी सैलरी आपको एरियर्स में मिल रही है, मैं आपको समझाता हूं तो ये ऑप्शन क्यों दिया गया है। अच्छा, इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए आपको जो है कमिश्नर को इन राइटिंग लिखना पड़ेगा। रीजन क्या बताऊं कि एक्रूअल बेसिस इस पे आ रहे हो तो इसके लिए आपको कौन कौन से कंडीशंस पूरे करने होंगे। पहली बात तो ये, पहला कंडीशन एक ये है कि आपकी सैलरी आपको एरियर्स में मिल रही है, और सेकंड आप इनकम टैक्स के कमिश्नर को, कमिश्नर का वर्ड एप्लीकेशन लिखोगे कि मैं, अच्छा ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इस पे जा रहे हो पिरविटी के, आप इस पे जा रहे हो पिरविटी के, अगर इस पे जा रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं करना कमिश्नर, वो तो नॉर्मल रूल है। अगर आप एक्सेप्शन पे जा रहे हो एक्रूअल बेसिस, तो फिर आपको कमिश्नर को इन राइटिंग एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और आपको रीजन बतानी पड़ेगी। और रीजन क्या होगी कि जो मेरी इस साल की सैलरी है टैक्स ईयर 2020 की, वो मुझे मिल रही है टैक्स ईयर 2021। या एग्जांपल ले लेते हैं कि टैक्स ईयर 2019 की मेरी सैलरी थी जनाब, और वो मुझे मिल रही है टैक्स ईयर 2020 में। ठीक हो गया, अब टैक्स ईयर 2019 में मैंने बहुत कम टैक्स दिया, लेकिन टैक्स ईयर 2020 में मैंने बहुत ज्यादा टैक्स दिया, और उसकी वजह क्या थी, वजह यह थी कि टैक्स ईयर 19 की सैलरी मुझे टैक्स ईयर 19 में नहीं मिली थी, वो मुझे इन एरियर्स मिली टैक्स ईयर 2020, जिसकी वजह से मेरा टैक्सेबल इनकम बहुत हाई हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि टैक्स ईयर 19 में टैक्स रेट था 5% और 20 में था 10%। आपने कहा जनाब ये तो मेरी उस साल की सैलरी है, ठीक है, तो इस पे तो 5% लगना चाहिए। इनकम टैक्स रूल के मुताबिक रिसीट बेसिस, रिसीव आपने कब की, टैक्स ईयर 2020 में, तो वो आपको 10% लगेगा, 19 की सैलरी भी 10% लगेगा। तो आप कमिश्नर को एप्लीकेशन लिख सकते हो कि जनाब ये तो ज्यादती है, ये सैलरी तो मेरी टैक्स ईयर 19 की है, मुझे मिली टैक्स ईयर 2020 की है, जो सैलरी 19 की है तो टैक्स भी 19 वाले लगने चाहिए। ठीक है, ये कहोगे, ये एक जेन्युइन रीजन है। तो अगर आप ये ऑप्शन भी, मैंने आपको कहा आपके पास ऑप्शन है, आपको दोनों ऑप्शन देखने होंगे, जिस ऑप्शन पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बने उसी ऑप्शन को आप अवेल करें। अगर इस ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ये दो कंडीशंस, एक आपकी सैलरी इन एरियर्स हो, और फिर आपको कमिश्नर को एप्लीकेशन परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं इस ऑप्शन पे इसलिए जा रहा हूं कि मेरी एक साल की सैलरी मुझे दूसरे साल में मिली। एग्जाम्पल के थ्रू आपको सही समझ आ जाए। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ठीक है, और उसके 2 सालों का डेटा आपको गिवन है। ठीक है, एक है टैक्स ईयर 2019 और एक है टैक्स ईयर 2020। ठीक हो गया, आपको 2 साल का डेटा गिवन है, एक है टैक्स ईयर 2019 और एक है टैक्स ईयर 2020। इसमें जो टैक्स रेट्स है वो आपके सामने होने चाहिए, इसमें हम वो भी सीखेंगे। ये एग्जांपल आपके बुक में भी गिवन है, ठीक है, वहां से भी समझिए जी। टैक्स ईयर 19 फॉर एग्जांपल समझने के लिए अभी मैं पूरा, आपने किसी और कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करना कि सर ये क्या लिख रहे हैं, वो आगे हम समझेंगे। सारी चीजें जितनी बातें मैं लिखूंगा हिस्सा हिस्सा आपको सारी हिस्सा हिस्सा बहुत आसानी से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी इनकम थी 1 लाख रुपए, सैलरी इनकम पर मंथ कितनी थी
1,00,000 रुपए यहां पे भी थी और 1,00,000 रुपए यहां पे भी थी। बेशक ये जो है ना बुक से पढ़ लेते हैं, नोट्स आपके पास है, ठीक है। ये आप देखें इनकम फ्रॉम सैलरी के मेरे ख्याल में सेकंड पेज पे होगा जी, बिल्कुल जी। फॉर एग्जांपल ईयर टैक्स ईयर 19 में भी सैलरी या ईयर 1 इधर बुक में लिखा है, उधर ईयर 2 सैलरी है 1,00,000, इधर भी 1,00,000 है, उधर भी सैलरी चेंज नहीं हुई, इधर भी उसने काम किया है 12 महीने और इधर भी देखें ये टैक्स ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 जुलाई 19 टू 30 जून 20 और ये टैक्स ईयर होगा हमारा 1 जुलाई 18 टू 30 जून 19, ठीक है। अच्छा इधर भी 12 महीने काम कर रहा है, इधर भी 12 महीने, लेकिन इधर उसको 8 महीनों की सैलरी मिली है और इस महीनों 4 महीनों की सैलरी नहीं मिली। वो एम्प्लॉयर ने कहा कि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं आपको टैक्स ईयर 2020 में पे कर दूंगा। तो टैक्स ईयर 2020 में 12 मंथ्स की अपनी सैलरी मिली और 4 मंथ्स की टैक्स ईयर 19 की, तो उधर 16 मंथ्स की सैलरी मिली, यहां पे कितनी मिली 8 मंथ्स की, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, पहला ऑप्शन हमारे पास है पहला ऑप्शन हमारे पास है रिसीट बेसिस का। कौन से बेसिस का, रिसीट बेसिस का, कि हम रिसीट बेसिस पे देखते हैं कि क्या होगा जी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में बाकी फॉर्मेट नहीं बनाता मैं, कॉन्सेप्ट जो है इनकम फ्रॉम सैलरी अगर टैक्स ईयर 19 की मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो रिसीट बेसिस में इनकम फ्रॉम सैलरी होगी कितने महीनों की, 8 महीनों की मिली है, 1,00,000 थी तो 8,00,000, कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं है, तो इनकम टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी 8,00,000, ठीक हो गया। इसी तरह रिसीट बेसिस के कॉन्सेप्ट के बेस पे टैक्स ईयर 2020 में कितने महीनों की सैलरी मिली है 1,00,000, यहां पे 16 मंथ्स की, तो यहां पे सैलरी हो जाएगी 16 लाख और टैक्सेबल इनकम यहां पे कितनी हो जाएगी 16 लाख, 1.6 मिलियन और यहां पे 8 लाख, ठीक है। अब इधर हम टैक्स लायबिलिटी भी, हम दोनों सालों की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, इधर देखिए। अच्छा सैलरी के पूरे चैप्टर में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म के रेट्स गिवन है, आप देख ले आपके पास टैक्स रेट्स जो मैंने मेल किए हुए हैं आपको मिले होंगे, जिशान साहब ने 2 किस्म के टैक्स रेट्स है। एक के ऊपर लिखा होगा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल एंड एओपी, जो मैंने आपको कहा था नॉन सैलरीड इंडिविजुअल और एओपी के सेम रेट्स है, और सेकंड पे लिखा होगा सैलरीड इंडिविजुअल। तो इधर सैलरी के चैप्टर में पूरे चैप्टर में लगेंगे सैलरीड वाले रेट्स, सैलरीड इंडिविजुअल के रेट्स, ठीक है। जो सेकंड कॉलम है उसमें देखें, आप देखें 8,00,000 कौन से कॉलम में, पहले कॉलम में गिवन है 8,00,000, कौन से कॉलम में ये इनकम फॉल कर रही है, ठीक है। तो आपको नजर आ जाएगा कि ये 8,00,000 जो है टैक्स ऑन रुपीज 8,00,000 फॉल कर रही है। आप देखें अबाउट 6,00,000 टू आई थिंक 12,00,000 होगा, मेरे पास रेट्स नहीं है, किस में फॉल कर रही है, आप वो वाला स्लैब सेलेक्ट करें। उस वाले स्लैब के सामने देखें दूसरे कॉलम में, तो उधर टैक्स लिखा होगा, टैक्स रेट लिखा होगा, तो उधर कुछ इस तरह होगा कि टैक्स ऑन रुपीज टैक्स ऑन रुपीज 6,00,000 लिखा होगा, ठीक है 6,00,000। अब लिखा होगा 5% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 6,00,000, कह रहा है कि 6,00,000 तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 6,00,000 से जो ऊपर अमाउंट है ऊपर कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 में से 6 लेस कर दे तो कितना बचा 2,00,000, कह रहे 2,00,000 का 5%, तो 5% ले ले तो कितनी टैक्स लायबिलिटी आ गई 10,000, ठीक हो गया। अब इधर आ जाए, सेम वही काम इधर करना है, टैक्स ऑन रुपीज 16,00,000। अब 16,00,000 देखे कौन से कॉलम में, तो इसमें लिखा होगा टैक्स ऑन रुपीज
आई थिंक लिखा होगा उधर, टैक्स रेट्स याद नहीं है मुझे, एक मिनट में कंफर्म कर जी। आप ये देखें कि टैक्स ऑन रुपीज 16 लाख इंडिविजुअल सैलरीड में देखें कि 16 लाख अमाउंट कौन से, फोर्थ स्लैब में 18 सॉरी थर्ड स्लैब में आएगा 12 लाख टू 18 लाख। इसके सामने टैक्स रेट क्या है, कहता है 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 12 लाख। इसका मतलब क्या है, कह रहा है 1.2 मिलियन 12 लाख पे टैक्स होगा 30,000। कितना होगा, 30,000। और इससे जो ऊपर अमाउंट है, ऊपर कितनी है, वो 16 में से लेस कर दे, उस पे होगा 10%। ठीक है, तो 4 लाख का 10% ले, कितना आया 40,000, तो टोटल कितना हुआ 70,000। ठीक हो गया। ये हमारे पास टैक्स लायबिलिटी टैक्स ईयर 2009 की आ गई। अगर हम रिसीट बेसिस पे चले जाए तो, और टैक्स ईयर 2020 की आ गई 70,000। क्लियर जी। अब हम एक्रूअल बेसिस पे जाते हैं। अब हम किस पे जाते हैं, एक्रूअल बेसिस। ऑप्शन है ना, क्योंकि इस साल की सैलरी उस साल में मिल रही है 4 महीनों की, तो हमारे पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 2 हमारे पास है, ये था ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 हमारे पास है एक्रूअल बेसिस। ऑप्शन 2 हमारे पास कौन सा है, अब हमारी मर्जी है। इधर सैलरी की टैक्स लायबिलिटी कितनी आई 80,000। ठीक है, ऑप्शन 2 में टैक्स ईयर 19 और टैक्स ईयर 2020। ठीक हो गया। एक्रूअल बेसिस ऑप्शन 2 कौन सा था, एक्रूअल बेसिस के जिस टैक्स ईयर की सैलरी है उसी में हम टैक्सेबल करें। तो हम कहते हैं, परमिशन दे दिया कि जनाब मेरी टैक्स ईयर 2019 में मैंने 12 महीने जॉब की थी, यहां मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए 12 लाख। लॉ कहता है आप करो, आप चले जाओ इस पे, बेशक मिली आपको उधर है, लेकिन हम एक्रूअल, तो टैक्स सेबल इनकम कितनी हो गई 12 लाख। ठीक है, अब तो दोनों तरफ सेम होगा, इधर भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी हो गई 12 लाख और टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई 12 लाख। ठीक हो गया। अब इस पे हम टैक्स लायबिलिटी फाइंड करते हैं। फिर सैलरी, मैंने आपको कहा था कि इधर सैलरी इंडिविजुअल, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना जी। तो इसमें आप देखें कि 12 लाख आप देखें सैलरी इंडिविजुअल में कौन से स्लैब में फॉल कर रहा है, तो आप देखें सेकंड स्लैब में 6 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 6 लाख जी। टैक्स ऑन रुपीज 1.2 मिलियन जी। क्या कह रहे हैं, टैक्स ऑन रुपीज 6 लाख, इस पे कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ 5% है। 6 लाख से जो ऊपर अमाउंट है कितनी है 6 लाख, उसका कितना परसेंट 5%, तो कितना है 30,000। ठीक है, सेम यहां भी टैक्सेबल इनकम कितनी है 12 लाख, तो इधर भी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 30,000। दोनों को ऐड कर दे तो आप एक्रूअल बेसिस में टोटल कितना टैक्स पे कर रहे हैं 60,000। अब देखें रिसीट बेसिस पे कितना टैक्स बन रहा था 80,000। तो मिस्टर ए को कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए, एक्रूअल बेसिस 60,000। ये होता है टैक्स कंसल्टेंट का काम जो आप बनने जा रहे हैं, कि आपने अपने क्लाइंट को वो वाला ऑप्शन दिलवाना है जिसमें उसका फायदा हो जी। ओके जी, तो इसमें आप लिखोगे, नोट लिखना होता है कि ऑप्शन 2 एक्रूअल बेसिस इज बेस्ट ऑप्शन बिकॉज टैक्स सेविंग्स ऑफ ₹20,000 बिकॉज ऑफ एक्रूअल बेसिस। ठीक हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे फर्दर बुक आप रीडिंग कर ले यहां तक एक्रूअल बेसिस, जो इश्यूज हो वो फिर आप मेरे नंबर पे पूछ सकते। ओके जी, अल्लाह हाफिज।